वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने आपको वर्क डन के बारे में बताया। वर्क डन फॉर ए पाथ फंक्शन, वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसमें हमने आपको बताया कि जो वर्क है, वर्क डन जो हमारा सिस्टम के यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन है और जो मैकेनिक्स में हम वर्क डन पढ़ते हैं, दोनों में अंतर हमने आपको बताया था। मैकेनिक्स में जो वर्क डन हम पढ़ते हैं उसमें हमने आपको बताया कि मैकेनिक्स में जो वर्क डन हम पढ़ते हैं थ्रू एक डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करते हैं, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं। जिस बॉडी के लिए हम अप्लाई करते हैं, बॉडी हमारी डिस्प्लेस होती है। बॉडी डिस्प्लेस होने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो फोर्स हम अप्लाइड करते हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही हमारा वर्क डन कहा जाता है। ठीक, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, ये हो गया मैकेनिकल सिस्टम के लिए। थर्मल में थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की जब हम बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स जब हम वर्क डन की बात करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम वर्क डन को कंसीडर करते हैं कि जब हम सिस्टम की बाउंड्री यानी जो सिस्टम होता है, सिस्टम की बाउंड्री जब एक्सपैंड करती है या सिस्टम की बाउंड्री जब कॉम्प्रेस्ड होती है तो हमको वर्क डन प्राप्त होता है। यानी सिस्टम की बाउंड्री एक्सचेंज हो, फैलती है तब, या सिस्टम की बाउंड्री कॉन्ट्रैक्ट हो, संकुचित होती है यानी सिकुड़ती है, तब हम वर्क डन को प्राप्त करते हैं। यानी थर्मोडायनेमिक्स जो वर्क डन होता है वो सिस्टम की बाउंड्री पे डिपेंड करता है। यानी कि वर्क डन एक प्रकार से बाउंड्री प्रोसेस पे निर्भर करता है, बाउंड्री पे डिपेंड करता है। बाउंड्री अगर उसकी एक्सपैंड हो रही है तो सिस्टम का हमको वर्क डन प्राप्त होता है, बाउंड्री कॉम्प्रेस्ड हो रही है तब हमको वर्क डन प्राप्त होता है। ठीक, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। फिर इसके बाद हमने बताया था कि वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के लिए हमने वर्क डन बताया। तो वर्क डन में हमने आपको बताया कि जब हम क्लोज सिस्टम कंसीडर करते हैं, पिस्टन को फोर्स अप्लाइड करते हैं, वो डीएल डिस्प्लेस होती है, हमको वर्क डन प्राप्त होता है पीडीवी के बराबर। नेट वर्क डन हम जब निकालते हैं, टोटल वर्क डन निकालते हैं सिस्टम का इनिशियल टू फाइनल स्टेट पूरे, यानी कि क्लोज सिस्टम के लिए फॉर ए क्लोज सिस्टम जब हम टोटल वर्क डन वर्क ट्रांसफर कंसीडर करते हैं तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। जो हमने डीडब्ल्यू की वैल्यू निकाली उसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल टू फाइनल स्टेट, तो हमको नेट वर्क डन प्राप्त हो जाता है पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के बराबर। तो हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व, प्रेशर वॉल्यूम एक ग्राफ बनाते हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाने के लिए हम इनिशियल टू फाइनल स्टेट पहले उसकी प्रॉपर्टीज निकालते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को डिफाइन करते हैं प्रेशर वॉल्यूम कर्व पर। हमने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर स्टेट में सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको जनरली दो प्रॉपर्टीज का नोन होना आवश्यक है, यानी कि हमको दो प्रॉपर्टीज पता हो तो हम सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट को प्रेशर और वॉल्यूम कर्व के आधार पे डिफाइन करके आपको पिछले वीडियो में हमने प्रेशर वॉल्यूम के आधार पे बताया था। उसमें हमने आपको दिखाया कि जब हम सिस्टम को इनिशियल से फाइनल स्टेट में ले आते हैं या फाइनल से इनिशियल स्टेट में हम सिस्टम को सेम कर्व से ले जाते हैं तो उसी पाथ को हम कहते हैं रिवर्सिबल पाथ। जिस पाथ से हम इनिशियल से फाइनल आते हैं और फाइनल से इनिशियल पाथ अगर सेम पाथ से हम वापस भी चले जाते हैं तो हम उस पाथ को रिवर्सिबल पाथ कहते हैं, और जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने वहाँ आपको दिखाया कि जो हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे जब हम ग्राफ बनाते हैं, इनिशियल टू फाइनल स्टेट डिफाइन करते हैं सिस्टम को, तो हमने आपको दिखाया कि जो हमको वर्क डन प्राप्त होता है, जो हमको एरिया प्राप्त होती है, वहाँ प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे हम एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यू पीडीवी होती है, और उसी एलिमेंट्री एरिया को अगर हम ऐड कर दें यानी इंटीग्रेट कर दें, ऐड कर दें इनिशियल टू फाइनल स्टेट, तो हमको उसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी मिलती है। यानी वही इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी यानी पीडीवी जो एरिया मिलती है, यानी कहने का मतलब एलिमेंट्री एरिया को अगर हम इनिशियल टू फाइनल अगर जोड़ दें, पूरे इनिशियल से फाइनल स्टेट सारी एरिया को जोड़ दें, टोटल एलिमेंट्री एरिया अगर हम कंसीडर करें तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के बराबर होती है। और इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी हमारा क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है सिस्टम का फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। तो इनिशियल टू फाइनल स्टेट इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी यानी एरिया ऑफ कर्व, हम कहते हैं एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी की जो वैल्यू होगी एरिया अंडर पीवी डायग्राम कही जाएगी फॉर ए प्रोसेस। किसी प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो भी एरिया आती है वो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी के बराबर होती है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फॉर ए क्लोज सिस्टम द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर पीवी डायग्राम फॉर ए प्रोसेस। यानी पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो भी एरिया आती है फॉर ए प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए, वही एरिया हमारी क्या कही जाती है, नेट वर्क डन कही जाती है, टोटल वर्क डन कही जाती है फॉर ए क्लोज सिस्टम। ठीक, इसके बाद हमने आपको दिखाया था वर्क डन एज ए पाथ फंक्शन। वर्क डन एज ए पाथ फंक्शन हमने पिछले वीडियो में हमने आपको इसमें दिखाया था कि वर्क डन एज ए पाथ फंक्शन में हमने आपको दिखाया कि वर्क डन जो पाथ फंक्शन के आधार पे हमने दिखाया, तो उसमें हमने आपको दिखाया कि सिस्टम हमारा जब एक पाथ से, यानी कि हमने उसमें आपको दिखाया था इनिशियल से फाइनल स्टेट पे सिस्टम हमारा पाथ ए से भी आ सकता है और पाथ बी से भी आ सकता है। और पाथ ए के माध्यम से जब हमने वर्क डन आपको दिखाया था तो वर्क डन की वैल्यू अलग, और पाथ बी से के माध्यम से जब इनिशियल से फाइनल सिस्टम हमारा आता है तो वर्क डन हमको अलग प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि एरिया उनकी डिफरेंट होती है। एरिया अंडर कर्व बी इज ग्रेटर देन द एरिया अंडर कर्व
कर्व ए के अंतर्गत एरिया कर्व बी के अंतर्गत एरिया से अधिक होती है, इसलिए वर्क डन फॉर, जो पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था उसमें कि जो एरिया होती है वो से अलग अलग पाथ के लिए एरिया डिफर होती है, इसलिए वर्क डन हमारा अलग अलग पाथ के लिए डिफर होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, यानी पाथ डिपेंडेंट होगी, पाथ अगर चेंज होगा तो वर्क में हमारा चेंज होगा। आज के टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं वर्क डन फॉर वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस। अलग अलग रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट पाथ, जिस पाथ से जाता है फाइनल से इनिशियल स्टेट उसी पाथ से वापस हो जाता है, तो सिस्टम हमारा जिस पाथ से होके फाइनल से इनिशियल जाए और इनिशियल से फाइनल से इनिशियल जाए और इनिशियल से फाइनल जाए, ठीक ना। यदि सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल पाथ ए से होके जाता है और पाथ ए से ही फाइनल से इनिशियल वापस हो जाता है, तो पाथ ए हमारा रिवर्सिबल पाथ कहा जाएगा, और यही प्रोसेस हमारा प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक ना। इसमें सिस्टम इनिशियल टू फाइनल और फाइनल से इनिशियल के लिए सेम पाथ को फॉलो करें, ठीक है। अब हम वर्क डन फॉर वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस में दिखाएंगे आपको कि वर्क डन अलग अलग रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस हम कंसीडर करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे सबसे पहला प्रोसेस हम यहाँ कंसीडर करते हैं, देखेंगे पहला हम कंसीडर करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, या इसी को हम कह सकते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम हम कंसीडर करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम अब कंडीशन में आ गए किसमें, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी दोज प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी वे प्रोसेस जिसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ हम आइसोबैरिक प्रोसेस में हम P इज इक्वल टू लेते हैं कांस्टेंट, C का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है। P इज इक्वल टू C यानी कहने का मतलब वह प्रोसेस जिसमें P की वैल्यू यानी प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हमारा कहा जाता है। सिंपली अब हम PV डायग्राम पे ध्यान देंगे, ये हमने मान लिया ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, P है ये V है, ठीक। आइसोबैरिक प्रोसेस जब कंसीडर करेंगे तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक। तो प्रेशर अगर हम यहाँ लें और यहाँ लें तो प्रेशर हमारा यहाँ और यहाँ प्रेशर देखिए ये होगा, यहाँ का प्रेशर ये होगा, यानी प्रेशर चेंज होगा ये लाइन पे, यानी करेंगे जब हम आइसोबैरिक प्रोसेस में लेंगे यानी जो हम सिस्टम कंसीडर करेंगे उसका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम मान लेते हैं सिस्टम का हमारा इनिशियल स्टेट ये है और फाइनल स्टेट हमारा यहाँ कहीं है, ठीक। अब हम यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम इसको इस प्रकार से प्रोसेस कंसीडर नहीं कर सकते। इस प्रकार से प्रोसेस अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हम नहीं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेंगे तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर इस प्रकार का प्रोसेस हम कंसीडर करेंगे तो प्रोसेस में यहाँ देखिए प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है, इधर प्रेशर हमारा डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर में चेंजिंग होगी तो हम प्रोसेस जब भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कंसीडर करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हम प्रेशर को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो प्रेशर को कांस्टेंट लेंगे तो प्रेशर जब हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व बना रहे हैं, तो प्रेशर वॉल्यूम में अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हैं तो जो कर्व हमारा होगा क्या होगा, वॉल्यूम के पैरेलल होगा, वॉल्यूम कर्व के पैरेलल होगा, यानी हमारा जो कर्व होगा इनिशियल टू फाइनल स्टेट ये होगा, ठीक ना। इनिशियल टू फाइनल स्टेट हमारा जो ये कर्व होगा इस प्रकार से होगा, और वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में हम मान लेते हैं वॉल्यूम हमारा V1 है इनिशियल स्टेट में, फाइनल स्टेट में हमारा वॉल्यूम मान लेते हैं V2 है, ठीक। इस प्रकार से, और ये प्रेशर हम यहाँ मान लेते हैं इनिशियल टू फाइनल, प्रेशर हमारा क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल के लिए P होगा, प्रेशर हमारा P है, ठीक ना। इनिशियल से फाइनल हमारा प्रेशर क्या है, P है। अब हम यहाँ वर्क डन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वर्क डन अगर हम कंसीडर करें तो देखिए इस पाथ को देखिए, यहाँ प्रेशर क्या है, पाथ हमारा क्या है, पैरेलल टू द वॉल्यूम कर्व है, तो ये पाथ हमारा क्या कहा जाएगा, एन आइसोबैरिक पाथ, एन आइसोबैरिक पाथ कहा जाएगा, एन आइसोबैरिक पाथ इसको हम बोलेंगे। अब हम यहाँ से आसानी से वर्क डन प्राप्त कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू हम जानते हैं फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी एज
यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी होगा, इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, एच पी इज कांस्टेंट, पी आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी लेंगे, यहाँ देखिए डी वी यानी चेंज इन वॉल्यूम, डी वी यानी डिफरेंस इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज कितना है, वॉल्यूम कहाँ से चेंज हो रहा है, इनिशियल से फाइनल, यानी ये वॉल्यूम हमारा V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेंगे, लिमिट हो जाएगी हमारी V1 टू V2, या इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू हो जाएगा P, इंटीग्रेशन करेंगे DV का तो हो जाएगा V, लिमिट हो जाएगी V1 टू V2, या इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1 के, P इंटू हो जाएगा V2 माइनस V1 के, P इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, P इंटू हो गया V2 माइनस V1, यही हमारा होगा वर्क डन फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर ए क्लोज सिस्टम वर्क डन हमारा फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस होगा P इंटू V2 माइनस V1 के। अब P इंटू V2 माइनस V1 यहाँ हम ध्यान देते हैं, P यहाँ देखिए प्रेशर हमारा क्या है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक, यहाँ P इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा, P हमारा क्या होगा, हाइट हो गया, और V2 माइनस V1 हमारा क्या हो गया, इसकी ब्रीथ हो गई, ध्यान दीजिए, ये हमारा P हो गया और ये हमारी हाइट होगी, यहाँ देखिए ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रीथ हो गया, V2 माइनस V1, ब्रीथ क्या होगा, V2 माइनस V1 कर देंगे, यही वैल्यू आएगी ना, ये V2 है, यहाँ तक V1 है, यहाँ से यहाँ तक V2 है, तो V2 में से अगर हम V1 घटा देते ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, V2 में से हम V1 घटा दे इतना घटा देते ये वैल्यू मिलेगी, तो इसका गुणनफल और इसका गुणनफल, ये वैल्यू कितनी है, V2 माइनस V1, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, मैथमेटिकली आप समझें तो ये यहाँ से यहाँ तक V2 माइनस V1 है, और ये वैल्यू हमारी P है, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर कर्व PV, एरिया अंडर कर्व PV होगा कि नहीं, ये हमारा एरिया हो जाएगी, यही रेक्टेंगल जो हमारा है ये रेक्टेंगल की एरिया होगी, अगर हम इसको माने पॉइंट 1 2 3 4 तो हम कह सकते हैं एरिया अंडर कर्व 1 2 3 4, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 2 3 4, 1 2 3 4 रेक्टेंगल की जो एरिया होगी वो कही जाएगी हमारी से, हमारी यहाँ से एरिया अंडर करो, आप PV डायग्राम कह सकते हैं, एरिया अंडर PV डायग्राम इसको ले सकते हैं, P और V डायग्राम के बीच की जो एरिया है ये कही जाएगी, या सिंपली कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 2 3 4 भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से एरिया अंडर PV डायग्राम भी ले सकते हैं, PV कर्व भी ले सकते हैं, एरिया अंडर PV कर्व जो भी कवर होगा इनिशियल टू फाइनल स्टेट में, ठीक ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 2 3 4 कंसीडर कर सकते हैं, 1 2 3 4 ले सकते हैं, या जनरली अगर हम इसको ABCD कहें तो ABCD भी ले सकते हैं, ABCD भी कह सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन फॉर वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस में, हमने आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन हमारा कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होगा प्रेशर इंटू V2 माइनस V1 के, P इंटू V2 माइनस V1 होगा, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यानी ABCD से घिरी हुई जो एरिया है यही एरिया हमारा वर्क डन के इक्विवेलेंट होगी, ABCD कर्व से घिरी हुई जो एरिया आपकी है, जो इस रेक्टेंगल ABCD की जो एरिया है यही हमारा वर्क डन कही जाएगी फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD होगा, ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा वर्क डन। इसी प्रकार से हम आइसोबैरिक प्रोसेस के बाद हम कांस्टेंट प्रेशर के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से आप कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या इसी को हम कह सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जब वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम लेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में V इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, यानी V हमारा वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम जब हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस को हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, या दोज प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक ना, जिसमें वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है वो आइसोकोरिक प्रोसेस हमारी कही जाती है। सिंपली यहाँ देखेंगे, सिंपली हम यहाँ एक कर्व बनाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम कर्व हो गया हमारा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो फॉर एवरी पॉइंट, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे जैसे यहाँ वॉल्यूम अलग होगी दूसरे पॉइंट पर अलग होगी, तो इनिशियल टू फाइनल स्टेट जब हम कंसीडर करेंगे तो वॉल्यूम हमारी क्या होगी, एवरी पॉइंट वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। हम मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट पे वॉल्यूम हमारा ये है, फाइनल पे वॉल्यूम हमारा ये है, ठीक ना, इनिशियल और फाइनल हम मान लेते हैं वॉल्यूम हमारा ये है, तो यहाँ देखिए ये हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इनिशियल टू फाइनल जा सकते हैं, 1 to 2 इस प्रकार से भी जा सकते हैं,
इस प्रकार से भी जा सकते हैं, ठीक ना, और इस प्रकार से भी जा सकते हैं। लेकिन हम प्रोसेस कैसा लिए हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी ऐसे प्रोसेस में हम चलेंगे, यानी पाथ हमारा ऐसा होगा जिसमें वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस पाथ को हम कंसीडर करेंगे। तो ये पाथ और ये पाथ हम कंसीडर नहीं करेंगे, जनरली हम ये पाथ कंसीडर करेंगे, इनिशियल टू फाइनल स्टेट, ठीक ना। तो इसके लिए हमारा वॉल्यूम क्या है, यहाँ भी है, तो ये पूरा वॉल्यूम हमारा भी रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये हमारा प्रेशर हो जाएगा P1, ये हमारा प्रेशर हो जाएगा P2, ये हमारा हो जाएगा प्रेशर P1, ये हमारा प्रेशर हो जाएगा P2। सिंस यहाँ क्या है, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट इम्प्लाइज दैट dV इज इक्वल टू, जब करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, dV इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ अगर हम वर्क डन निकालेंगे W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P dV के, ठीक ना, और dV का इंटीग्रेशन ऑफ P dV, और dV की वैल्यू क्या होगी, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस dV की वैल्यू 0 होगी, यानी W इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या कह सकते हैं, फॉर एन आइसोकोरिक पाथ द अंडर, यहाँ कह सकते हैं द एरिया अंडर कर्व PV, ऐसा भी कह सकते हैं, या एरिया अंडर PV डायग्राम इज 0। यहाँ आइसोकोरिक पाथ के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं फॉर एन आइसोकोरिक पाथ, फॉर एन आइसोकोरिक पाथ, या फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, या फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस द एरिया अंडर PV, या एरिया अंडर PV डायग्राम इज 0। देखिए, जो भी डायग्राम हमारा बना है केवल प्रेशर में है, वो वॉल्यूम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वॉल्यूम किस पर कर्व बन ही नहीं रहा है, जो कर्व हमारा एरिया बनी है, जो हमने एरिया कवर किया है, वो किस में है, वो केवल प्रेशर के रिप्रेजेंट, यानी प्रेशर के पैरेलल है, वॉल्यूम में नहीं है। इसलिए एरिया अंडर PV डायग्राम क्या है, जैसे PV तब होता जब प्रेशर में भी होता और वॉल्यूम में भी होता, यानी ये देखिए वॉल्यूम को भी कवर करता रहता, ये इस प्रकार से एरिया हमारी कवर होती, यानी वॉल्यूम भी एक्सचेंज होती और प्रेशर की एरिया भी। यहाँ टोटल एरिया जो हमारी बनी है वो किस में है, केवल यहाँ प्रेशर कर्व पे बनी हुई है। यहाँ देखिए प्रेशर पे ही बनी हुई है, यहाँ वॉल्यूम से रिप्रेजेंटेशन में कोई एरिया वॉल्यूम कर्व पे नहीं है, इसलिए एरिया अंडर PV डायग्राम इज 0। और आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने आपको दिखाया था एरिया अंडर PV डायग्राम की वैल्यू जो हमने आपको दिखाई थी वो V2 माइनस V1 के इक्विवेलेंट थी, या हम कह सकते थे उसको द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हमने जैसे उसमें आपको मान के दिखाया था, तो रेक्टेंगल ABCD की जो एरिया होगी वो वर्क डन होगी फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। बट यहाँ के केस में हम देखते हैं सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो dV की वैल्यू हो जाएगी 0 के, इम्प्लाइज दैट वर्क डन हमारा होगा 0। जब वर्क डन 0 होगा इसका मतलब कोई भी एरिया PV डायग्राम, यानी जो PV डायग्राम पे एरिया होगी, एरिया अंडर PV डायग्राम ही हमारा क्या होता है, फॉर ए प्रोसेस, एरिया अंडर PV डायग्राम फॉर ए प्रोसेस इज वर्क डन इज टोटल वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम। बट यहाँ है क्या है, एरिया अंडर PV डायग्राम क्या है, 0 है, इसका मतलब वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस द एरिया अंडर PV डायग्राम इज 0। ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आइसोथर्मल। इसी प्रकार से हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंसीडर करते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस या इसी को कह सकते हैं आप कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस यहाँ हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जनरली समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस
उसको कहते हैं जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस लिख लिया, तो इसके आधार पे आप आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में जान ही गए होंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम कहते हैं कि दोज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या दोज प्रोसेस इन विच इनिशियल टू फाइनल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के इनिशियल से फाइनल की स्टेट में जाने में जब उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होगा जिस प्रोसेस में, उसी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है सिंपली यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस को समझने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। इक्वेशन ऑफ स्टेट जनरली हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दोज इक्वेशन which are related with the which are connecting या which are related with the pressure volume and temperature of a substance is known as the equation of state of that substance। यानी किसी भी सिस्टम का इक्वेशन ऑफ स्टेट वह है जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड रिलेशन स्थापित करता है, यानी रिलेशन फाइंड करता है वही, यानी कि जो इक्वेशन प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, प्रेशर वॉल्यूम यानी किसी भी सब्सटेंस का वह इक्वेशन जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में होता है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ रिलेशन फाइंड करता है, वही इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस अगर हम कंसीडर करें तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस हमारा क्या होगा, पी वी इजिकल टू आर टी होगा, वेयर आर इजिकल टू वैल्यू हमने आपको बताई थी 8.314 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम, हमने आपको बताया था पर किलोग्राम मोल इंटू केल्विन। ठीक है, ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ स्टेट जब हम आपको बताए थे तो हमने आपको बताया था कि वह इक्वेशन जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड होता है यानी कनेक्टेड होता है, वही इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। यानी जो भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से में जो भी संबंध हमारे संबंध होंगे वो किसी भी सब्सटेंस के इक्वेशन ऑफ स्टेट कहे जाएंगे। यानी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी इक्वेशन आपका बनेगा वो इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। ठीक ना। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट हम अगर आइडियल गैस के लिए कंसीडर करें तो फॉर एन आइडियल गैस यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस इज, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है क्या होगा, पी वी इजिकल टू आर टी होता है। ठीक ना, सिंपली होता है पी वी इजिकल टू आर टी, जहाँ पी हमारा क्या है, प्रेशर है, बी हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है, टी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि वह टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे लिया जाए, यानी जिसकी यूनिट हम केल्विन कंसीडर करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, यानी केल्विन टेम्परेचर कंसीडर करते हैं, केल्विन स्केल पे लेते हैं। इसको हम थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहते हैं। ठीक ना। तो ये हमारा प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, आर हमारा यूनिवर्सल गैसेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी उस दिन कि 8.314 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किलो मोल इंटू केल्विन होती है। ठीक है, या हम इसको कहते हैं 8.314 जूल प्रति ग्राम इंटू मोल केल्विन होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये वैल्यू आर की जानते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं पी वी इजिकल टू आर टी होती है। यहाँ फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस में हम अगर कंसीडर करना चाहते हैं तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। इसी के आधार पे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट के आधार पे, आइडियल गैस इक्वेशन के आधार पे ही हम आइसोथर्मल प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस हमने आपको बताया कि स्टिल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसीडर करेंगे तो यही इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, पी वी इजिकल टू कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इजिकल टू आर इंटू टी होता है। आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, टी हमने कांस्टेंट कंसीडर किया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी वी इजिकल टू फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इजिकल टू हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, पी वी इजिकल टू हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी इजिकल टू हो जाएगा कांस्टेंट। अब यहाँ ध्यान देते हैं वर्क ट्रांसफर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ से निकाल लेते हैं इस प्रकार से, वर्क ट्रांसफर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क ट्रांसफर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ कंसीडर करेंगे। हमने आपको वर्क ट्रांसफर फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस में दिखाया,
वर्क ट्रांसफ़र फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हमने निकाला, वर्क ट्रांसफ़र फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस हम कंसीडर करेंगे। तो वर्क ट्रांसफ़र फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस जब हम कंसीडर करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ये हमने कंसीडर किया है, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल के आपको इसलिए इसको निकाला है। ये हमने मान लिया प्रेशर हमारा है, ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसीडर करते हैं हमारा कोई स्टेट 1 है, स्टेट 1 ये हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं स्टेट 2 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रेशर हमारा P1 है। ठीक है, प्रेशर हम मान लेते हैं P1 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रेशर हमारा P2 है, ये हम मान लेते हैं वॉल्यूम हमारा V1 है, यहाँ हम वॉल्यूम मान लेते हैं V2 है। ठीक, अब हम यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात यहाँ से करते हैं तो यहाँ देखिए हमने मान लिया कि इनिशियल स्टेट है सिस्टम का, प्रेशर हमने मान लिया P1 है, वॉल्यूम V1 है, स्टेट 2 है, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। अब हम यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी कहने का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, चाहे वो P1 V1 की वैल्यू यानी PV का प्रेशर से के साथ अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो वैल्यू हमेशा ऑलरेडी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ अगर हम कंसीडर करें, जैसे इस एलिमेंट्री पॉइंट की बात करें, एलिमेंट्री पॉइंट की बात करें तो ये इसका प्रेशर हो जाएगा, यहाँ हमने मान लिया कि ये इसका प्रेशर P है, ठीक है, और ये इसका वॉल्यूम है। ठीक ना, ये यहाँ से यहाँ तक हमने इसका वॉल्यूम V मान लिया, ये मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है V है। तो यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं इसका पॉइंट हमने मान लिया कि इसका प्रेशर P है, यहाँ पे इसका ये जो प्रेशर आपका है ये हमने मान लिया इसका प्रेशर P है यहाँ तक। ठीक ना, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। तो हम यहाँ से इसका वर्क डन अगर फाइंड करें तो P इंटू DV होता है, नहीं वर्क डन अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ से हो जाएगा W इज इक्वल टू, यहाँ से सिंपली आप कह सकते हैं अगर यहाँ कंसीडर किया जाए तो हम यही कह सकते हैं W इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV होता है। W इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV कैसे मिला, हमने मान लिया कि ये तो वॉल्यूम हमने V कंसीडर किया, ठीक है ना, ये हमने इसकी थिकनेस मान ली DV है, ये इसका हाइट हो गया प्रेशर, तो इसका एलिमेंट्री एरिया क्या होगी, DV होगी, PdV हो जाएगी एलिमेंट्री एरिया। यहाँ से यहाँ तक के बीच का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV होगा। टोटल वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ PdV होगा, ये तो हम जानते ही है, PdV हो जाएगी। यहाँ से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है PV इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने आपको दिखाया कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस किसी आइडियल गैस को कंसीडर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होगा, सिंस PV इक्वल टू होगा कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इंप्लाइज दैट इसका मतलब क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू PV भी कह सकते हैं आप, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि P1 V1 यानी प्रेशर वॉल्यूम का जो गुणनफल होगा कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसका मतलब P1 V1 अगर हो जाए तो P1 V1 की वैल्यू P2 V2 की वैल्यू P3 V3 P4 V4 P5 V5 P6 V6 जब ये कांस्टेंट हो गए तभी हम कह सकते हैं, यानी सबकी वैल्यू इक्विवेलेंट होगी तो हम कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू भी कांस्टेंट होगा, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम कंसीडर कर सकते हैं। सिंपली एक बार फिर से देखेंगे, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस जब हम कंसीडर करेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने आपको बताया है कि दोज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन को समझते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने आपको बताया कि वह इक्वेशन जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड होता है वो इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो इस आधार पर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस जब हम निकालेंगे तो PV इक्वल टू होगा RT के, जहां हम जानते हैं P हमारा प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T हमारा टेम्परेचर है। ठीक ना, T टेम्परेचर है। तो सिंस हम यहाँ जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस लें तो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, R आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। जब PV की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो यहाँ हम देखते हैं
यहाँ हम देखते हैं कि हमने मान लिया कि इनिशियल स्टेट में कोई सिस्टम हमने कंसीडर किया है, इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और फाइनल स्टेट में उसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। तो इसका अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन क्या होगा, हम जानते हैं वर्क डन इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV के इक्विवेलेंट होगा, PdV के बराबर होगा। लेकिन सिंस हम जानते हैं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस PV रिमेन्स कांस्टेंट, PV की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि PV कांस्टेंट होगा, इसका मतलब P1 V1 की वैल्यू, P2 V2 की वैल्यू, P3 V3 की वैल्यू, सबकी वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू ऑलवेज सेम होगी, ठीक ना। प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ऑलवेज सेम होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के, इम्प्लाइज दैट यहाँ से और भी हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट PV इज इक्वल टू लिख सकते हैं P1 V1 के इज इक्वल टू P2 V2 के। PV इज इक्वल टू लिख सकते हैं P1 V1 के या P2 V2 के। अब यहाँ से सिंपली समझिए, सिंपली हम देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो हमने कंसीडर किया है, जो हमने प्रोसेस कंसीडर किया है, हमारा सिस्टम क्या है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, यानी वॉल्यूम V1 से इनिशियल स्टेट में उसका वॉल्यूम V1 होता है, फाइनल स्टेट में उसका वॉल्यूम बदल के क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट में जब उसका नेट वर्क डन हम निकालेंगे PdV क्या है, इसकी एलिमेंट्री एरिया है, एलिमेंट्री एरिया है। तो टोटल एरिया जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV होगा। यही इंटीग्रेशन ऑफ PdV उसका नेट वर्क डन कहा जाएगा। तो यही इंटीग्रेशन ऑफ PdV जब नेट वर्क डन कहा जाएगा, तो नेट वर्क डन जब हम निकालेंगे तो PdV जो हमारा होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, इनिशियल से फाइनल लाइज करेगा। यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट में टोटल वर्क डन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट में वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम चेंज होता है V1 से V2। तो हम इसकी लिमिट क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल स्टेट जब हम टोटल एरिया निकालेंगे या टोटल वर्क डन निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे PdV को कहाँ से, V1 इनिशियल टू फाइनल स्टेट V1 से V2 तक। तो हम यहाँ कर सकते हैं इम्प्लाइज दैट यहाँ PV इक्वल टू हमने मान लिया P1 V1 के, तो यहाँ से सिंपली हम कह सकते हैं, सिंपली हम यहाँ से अगर निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए हम दो प्रकार से आपको बताएंगे। P इक्वल टू हम कह सकते हैं P1 V1 बाई V, P1 V1 बाई V कह सकते हैं। P1 V1 की वैल्यू P2 V2 बाई V भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक ना। P इक्वल टू P1 V1 बाई V होगा, इम्प्लाइज दैट W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV के कहाँ से, V1 से V2 तक, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से कह सकते हैं आप PdV होगा। तो P की वैल्यू अगर आप रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 का, क्योंकि प्रेशर भी चेंज होता है इनिशियल टू फाइनल, तो वैल्यू भी इसकी हम यहाँ रख सकते हैं P1 V1 अपॉन V हो जाएगा इंटू DV के, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा W इज इक्वल टू हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 हो जाएगा। P1 V1 है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू जब हम कंसीडर करेंगे तो P1 V1 की वैल्यू देखिए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होती है वैल्यू, तो P1 V1 हमारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा, P1 V1 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया V1 टू V2 किसकी, DV बाई V की, DV बाई V का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो गया P1 V1 हो जाएगा, ब्रैकेट में आ गया DV बाई V का इंटीग्रेशन हमारा होगा log V, तो हो जाएगा log V कहाँ से, V1 टू V2 हो जाएगा। लिमिट आप अप्लाइड कर देंगे, W इज इक्वल टू होगा P1 V1 हो जाएगा log V2 माइनस log V1 हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं P1 V1 log M माइनस log N करेंगे तो log हो जाएगा log V2 बाई V1 के, या इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 log V2 बाई V1 के, ठीक है। ऐसा भी होगा सिंस हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं चूँकि P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2 के, ठीक ना। P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2 के, तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज दैट हम कर सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या इसको इधर करें तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V2 बाई V1 के, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि P1 V1 की वैल्यू P2 V2 के बराबर होती है, तो P1 बाई P2 की वैल्यू V2 बाई V1 की बराबर होगी। यहाँ अप्लाइड करेंगे इम्प्लाइज दैट नेट वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 log P2 बाई log P1 बाई P2 के, यही हमारा हो जाएगा नेट वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। नेट वर्क डन हमको मिल जाएगा फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो नेट वर्क डन होगा फॉर ए क्लोज सिस्टम वो होगा हमारा क्या, W इक्वल टू P1 V1 log P1 बाई P2 के। ऐसा भी हो सकता है, ठीक। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं सिंपली, जैसे हम यहाँ PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, या जनरली हम PV इक्वल टू RT तो जानते ही हैं, या P इक्वल टू हम यहाँ कंसीडर कर लें RT बाई V के,
आई टी बाई भी ले लें तो यहाँ आई टी बाई भी कंसीडर कर सकते हैं, टी के स्थान पे आई टी बाई भी लेंगे तो यहाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाई डी वी बाई भी हो जाएगा, फिर वही वैल्यू आएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा log V2 बाई V1 कर लें या log P2 बाई P1, यही वैल्यू होगी RT log V2 बाई V1 होगा। ऐसा भी हो सकता है या इसको log P2 बाई P1 ये भी हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, P इक्वल टू RT का यूज करके ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से कहीं कहीं बुक में आप देखे होंगे कि P इक्वल टू RT लेके कंसीडर किया, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं W इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 log P1 बाई P2, तो P1 V1 P इक्वल टू RT होगा, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ही है तो P1 V1 इक्वल टू भी RT आप कंसीडर कर सकते हैं, RT हो जाएगा। अगर हम P1 V1 इक्वल टू RT1 मानते हैं तो यहाँ हो जाएगा W इक्वल टू RT1 log P1 बाई P2 होगा या RT1 log V2 बाई V1 होगा। P1 V1 इक्वल टू P2 भी अगर हम RT मानते हैं तो RT log V2 बाई V1 होगा, इस प्रकार से हो सकता है। P2 V2 को हम यहाँ P1 V1 बराबर P2 V2 होता है, P2 V2 कंसीडर कर लें, P2 V2 log V2 बाई V1 हो सकता है, ठीक है। P2 V2 इंटू log V2 बाई V1 हो सकता है या RT2 बाई log V2 बाई V1 इस प्रकार से भी हो सकता है। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन क्या होगा P1 V1 log V2 बाई V1 के बराबर होगा या log P1 बाई P2 के बराबर होगा। यही हमारा नेट वर्क डन होगा फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने वर्क डन प्राप्त किया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी निकाल सकते हैं सिंपली या फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है वो हम पहले देखते हैं। चौथा पॉइंट हम लेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस उसे कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हम जानते हैं पीवी के पावर n इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, पीवी के पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यानी इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में कहा जाता है। यानी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हम अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालते हैं तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें हम पीवी पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रोसेस होगा, जो हमका हमारा इक्वेशन होगा वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पीवी के पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट किए तो सिंपली हम यहाँ से पहले एक फिगर बना लेते हैं। सिंपली हम फिगर यहाँ से बनाते हैं, देखिएगा एक फिगर बना के आपको दिखाते हैं। ये मान लेते हैं प्रेशर हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया भी, ठीक ना। इसके बाद हम यहाँ से फिगर बना लेते हैं, स्टेट 1 to 2 बनाते हैं। यहाँ हमारा प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, प्रेशर हमारा P2, वॉल्यूम V2, ठीक है। एक हम सिंपल सा यहाँ मान लेंगे कि यहाँ हमारा वॉल्यूम V हो गया और ये प्रेशर हमने मान लिया P हो गया, ठीक है। सिंपल सा एक प्रोसेस हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ ये जो प्रोसेस हमारा होगा, ये हमारा प्रोसेस होगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक पाथ होगा। ये पाथ हमारा जो होगा वो पॉलीट्रोपिक पाथ होगा, ठीक। और जैसे हमने वहाँ आइसोथर्मल पाथ पॉलीट्रोपिक पाथ होगा। पॉलीट्रोपिक पाथ में जो n की वैल्यू होगी, पॉलीट्रोपिक पाथ कब कहा जाए, पीवी के पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक ना। पीवी के पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पीवी के पावर n इज इक्वल टू c होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, ठीक ना। पीवी के पावर n आएगा तभी जब n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, या तो 0 के बराबर हो या 0 से अधिक हो, 0 से कम नहीं हो, ठीक ना। एंड लेस देन 0 से बड़ी हो और n से क्या हो, छोटी हो, यानी लेस देन इन्फिनिटी हो सकती है। यहाँ हम n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू वो ग्रेटर देन होगी 0 से, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन या 0 इज लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 0 इज, यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी n की जो वैल्यू होगी, यानी फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस n की जो वैल्यू होगी 0 से
बड़ी होगी, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू, यानी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी n की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, या इन्फिनिटी से छोटी होगी या इन्फिनिटी के बराबर होगी, ये वैल्यू n की, ठीक ना। तो पी वी के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो इक्वेशन होगा इसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस है जिसमें हम पी वी के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, ध्यान देंगे, इम्प्लाइज दैट, इसी प्रकार से यहाँ कर सकते हैं पी वी के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, यानी इम्प्लाइज दैट पी वन वी वन के पावर n इज इक्वल टू होगा पी टू वी टू के पावर n के, ठीक। पी वन वी वन के पावर n इज इक्वल टू पी टू वी टू के पावर n होगा, या इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं पी वी के पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा पी वन वी वन के पावर n इज इक्वल टू पी टू वी टू के पावर n, ठीक है। पी वन वी वन के पावर n या पी टू वी टू के पावर n इज हो जाएगा, या यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट पी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी वन वी वन के पावर n बाई वी के पावर n। अब यहाँ से देखिए हम नेट वर्क डन, जब हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, पी की वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा पी वन वी वन के पावर n बाई वी के पावर n इंटू डी वी के, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा W इज इक्वल टू पी वन वी वन तो कॉन्स्टेंट है, आपको बाहर हो जाएगा पी वन वी वन के पावर n बाहर हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है वी वन से वी टू तक, तो लिमिट हो जाएगी वी वन टू वी टू, वी वन टू वी टू हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वी वन टू वी टू हो जाएगा, पी वन वी वन बाहर हो जाएगा, यहाँ जाएगा डी वी बाई वी के पावर n, या इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा पी वन वी वन के पावर n इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी वन टू वी टू हो जाएगा वी के पावर माइनस n डी वी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू हो जाएगा पी वन वी वन के पावर n, ब्रैकेट में आ जाएगा वी के पावर माइनस n प्लस वन अपान माइनस n प्लस वन, कहाँ से, वी वन टू वी टू। इसको हल करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी W इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपान n माइनस वन के, ये हमारा वर्क डन हमको प्राप्त होगा पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपान हो जाएगा n माइनस वन के। अब जैसे यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ देखेंगे v की पावर माइनस n प्लस वन है अपान माइनस n प्लस वन है, आपको एक लाइन हम इसको सॉल्व करके थोड़ा सा दिखाते हैं, इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ देखिए पी वन वी वन के पावर n है तो पी वन वी वन के पावर n हो गया, इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, देखिए वी टू के पावर माइनस n प्लस वन, ठीक, और यहाँ हो जाएगा माइनस वी वन के पावर माइनस n प्लस वन अपान हो जाएगा, यहाँ से माइनस n प्लस वन है माइनस n प्लस वन हो गया, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से कर सकते हैं आप पी वन वी वन के पावर n होगा, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में कि हम माइनस बाहर निकाल लें, यहाँ से भी माइनस बाहर कर लें तो होगा वी वन माइनस n प्लस वन प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा वी टू माइनस n प्लस वन अपान हो जाएगा, ये माइनस n प्लस हो जाएगा n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से कॉमन कर लिया n माइनस वन हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया वी वन हो गया प्लस ये माइनस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पी वन वी वन के पावर n होगा, इंटू मल्टीप्लाइड हो जाएगा वी के पावर माइनस n प्लस वन से, यानी वी के पावर माइनस n प्लस वन को हम लिख सकते हैं इंटू वी के पावर माइनस वन n इंटू वी लिख सकते हैं, तो वी के पावर माइनस n वी वन के वी के पावर वी वन के पावर माइनस n वी वन से कट जाएगा तो वैल्यू बचेगी क्या, पी वन वी वन बचेगी। इसी प्रकार से पी वन वी वन के पावर n को हम पी टू वी टू के पावर n भी तो लिख सकते हैं, यहाँ देखो पी वन वी वन के पावर n हो गया, ठीक, यहाँ हो गया वी टू के पावर माइनस n प्लस वन है, वी टू के पावर माइनस n प्लस वन है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंटू वी टू के पावर माइनस n इंटू वी टू, ऐसा लिख सकते हैं। तो पी वन वी वन को हम पी टू वी टू भी लिख सकते हैं, तो इसको हम पी टू वी टू भी कर सकते हैं, जब वी टू करेंगे तो वी टू के पावर n वी टू माइनस n से कट जाएगा, पी टू वी टू बचेगा, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा यहाँ बचेगा पी वन वी वन माइनस हो जाएगा पी टू वी टू अपान n माइनस वन, यानी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए जो हमारा वर्क डन होगा वो पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपान n माइनस वन होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस हम निकाल सकते हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमने आपको दिखाया कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वह है जिसमें
हमारा इक्वेशन क्या होता है, पी वी के पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक ना। पी वी के पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि पी वी के पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पी वन वी वन के पावर एन इज इक्वल टू पी टू वी टू के पावर एन, इसी प्रकार से आगे, ठीक ना। इसी प्रकार से तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी वी के पावर एन इज इक्वल टू पी वन वी वन के पावर एन इज इक्वल टू पी टू वी टू के पावर एन, या पी बराबर ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर वर्क डन हम निकाल सकते हैं, तो वर्क डन फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हो जाएगा W इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। इसी प्रकार से हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे हम यहाँ कंसीडर करें फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे हम निकालेंगे ये देखते हैं। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जब हम कंसीडर करेंगे तो देखिएगा थोड़ा सा सिमिलरली इसी प्रकार से फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आप वर्क डन निकालेंगे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ से एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब हम कंसीडर करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस सबसे पहले है क्या, ठीक ना। एडियाबैटिक प्रोसेस पहले आपको समझाते हैं। एडियाबैटिक जैसे हम किसी सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं ना, सिस्टम को हम कंसीडर कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो सिस्टम की जो बाउंड्री हमने जो ली है, ये जिसकी वाल्व है, ये वाल्व हम एडियाबैटिक प्रोसेस में जब कंसीडर करेंगे तो ये यहाँ से यानी कि क्यू वर्क हीट ट्रांसफर इज जीरो, यानी दोज सिस्टम इससे टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, दोज प्रोसेस इन विच देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी वे प्रोसेस हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस कहे जाएंगे इन विच, यानी जिसमें देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग बीच में किसी भी प्रकार के हीट का एक्सचेंजेशन ना हो, यानी न तो सिस्टम की हीट एक्सचेंज हो, यानी सिस्टम की हीट निकल के बाहर आए, यानी सिस्टम की हीट ना तो इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, कहने का मतलब न तो अंदर से सिस्टम की हीट बाहर आए ना बाहर की हीट सिस्टम के अंदर जाए। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, यानी देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जहां सिस्टम और सराउंडिंग बीच में हीट का किसी भी प्रकार से एक्सचेंजेशन यानी हीट उष्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या प्रवाह नहीं होता है, वो सिस्टम हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में कहा जाता है, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि यहाँ क्या होगा कि सिस्टम से सराउंडिंग में क्यू की हीट ट्रांसफर क्या होगी, जीरो होगी, किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमारे एडियाबैटिक वाल्व्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं और मूवेबल भी होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं मूवेबल भी होते हैं। तो फिक्स्ड जो होंगे, फिक्स्ड का मतलब जैसे एक सिस्टम हमने लिया, उसके चारों तरफ की जो वाल्व्स हैं, जो चारों तरफ की वाल्व्स हैं, अगर वो चारों तरफ की वाल्व क्या है, एडियाबैटिक हैं, यानी कहने का मतलब ना यहाँ से हीट ट्रांसफर हो सकता है, ना यहाँ से हीट ट्रांसफर, यहाँ से हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट ट्रांसफर क्या है, जीरो है। तो जो फिक्स्ड वाल्व रहेंगे तो जब हीट ट्रांसफर जीरो होगा और तो वहाँ क्या होगा, वर्क ट्रांसफर भी जीरो होगा, यानी किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और ये क्या है, फिक्स्ड एडियाबैटिक जब रहेगा, फिक्स्ड एडियाबैटिक वाल्व रहेंगे तो ना तो वहाँ हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा और वर्क ट्रांसफर भी जीरो होगा। लेकिन फॉर एडियाबैटिक, यानी एडियाबैटिक जो वाल्व होती हैं वो फिक्स्ड भी होती हैं और मूवेबल भी होती हैं। मूवेबल कैसे होती हैं, जैसे ये हमारा एडियाबैटिक वाल्व्स हैं, यानी इसकी तीन जो वाल्व्स हैं ये एडियाबैटिक हैं, ठीक ना, एडियाबैटिक हैं, यानी यहाँ इसके तीनों वाल्व से हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक, हीट ट्रांसफर जीरो होगा। लेकिन ये जो चौथी वाल्व हम कंसीडर करेंगे तो क्लोज सिस्टम ही कंसीडर करें, लेकिन यहाँ हम जो चौथी वाल्व होगी उसको पिस्टन लगाएंगे, ठीक ना, ये पिस्टन हम यहाँ कंसीडर करेंगे। जब हम पिस्टन यहाँ कंसीडर करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस पिस्टन से, क्योंकि पिस्टन हमारा मूव करेगा तो वर्क हमारा यहाँ वर्क ट्रांसफर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ वर्क ट्रांसफर हमारा जीरो नहीं होगा, क्योंकि पिस्टन हमारा मूव करेगा यानी ऊपर नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, हमारा चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो हमको वर्क डन फाइंड होगा। यानी एडियाबैटिक वाल्व्स में जैसे फिक्स्ड एडियाबैटिक वाल्व्स रहेंगे, यानी चारों तरफ से जो हमारी वाल्व्स हैं वो एडियाबैटिक रहेंगे, यानी किसी भी प्रकार का पिस्टन नहीं होगा। जब फिक्स्ड एडियाबैटिक वाल्व्स रहेंगी, यानी कि चारों तरफ से हमारा जो चारों तरफ से जो सिस्टम हमने कंसीडर किया उसकी चारों वाल्व्स जो हों वो क्या हो, फिक्स्ड हों, तो वहाँ पे हमको ना तो वर्क ट्रांसफर होगा, यानी वर्क ट्रांसफर भी जीरो होगा और हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा, नहीं तो हीट ट्रांसफर होगा ना ही वर्क ट्रांसफर होगा। लेकिन जैसे जब हम एडियाबैटिक वाल्व यानी कि फिक्स्ड ना हो, मूवेबल एडियाबैटिक वाल्व कंसीडर करते हैं, यानी उसके थ्री सरफेस जो हों वो फिक्स्ड हों, थ्री सरफेस फिक्स्ड हो, एडियाबैटिक हो, तो उनमें हीट ट्रांसफर तो जीरो होगा, और एक सरफेस जो हमारा हो वो क्या हो, वहाँ पे पिस्टन लगा हो, तो पिस्टन भी हम इस प्रकार से अरेंजमेंट में लेते हैं जब हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं रिवर्सल प्रोसेस में, यानी कहने का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ जो सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, सिस्टम की जो पिस्टन लगाते हैं
पिस्टन को भी हम क्या लेते हैं, पिस्टन भी हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कंसीडर करेंगे, तो पिस्टन से भी हम हीट ट्रांसफर को जीरो कंसीडर करते हैं। पिस्टन से भी किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होगा, यानी पिस्टन से भी हीट ट्रांसफर हम जीरो मानते हैं, ठीक ना। पिस्टन से हीट ट्रांसफर हम जीरो मानते हैं, लेकिन पिस्टन हमारा क्या है, पिस्टन हमारा मूव करता है, मूवेबल है, इसलिए वर्क ट्रांसफर हमारा जीरो नहीं होगा, हमको वर्क प्राप्त होगा, बल्कि हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन से हीट ट्रांसफर हमारा जीरो हो सकता है, हीट ट्रांसफर जीरो हो सकता है, इसके वाल्व से भी हीट ट्रांसफर जीरो होगा। पिस्टन को भी हम एडियाबैटिकली कंसीडर करेंगे, तो पिस्टन से भी किसी प्रकार का हीट सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन वर्क ट्रांसफर जब मूवेबल पिस्टन हम लगाएंगे, यानी मूवेबल एडियाबैटिक हम वाल्व कंसीडर करेंगे, तो वहाँ पे वर्क ट्रांसफर जीरो नहीं होगा, हमको कुछ ना कुछ वर्क प्राप्त होगा, ठीक है। ये फिक्स्ड एडियाबैटिक है, फिक्स्ड एडियाबैटिक वाल्व में क्या होगा, वर्क ट्रांसफर भी जीरो होगा, हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा, ना तो हीट एक्सचेंज होगा ना ही वर्क एक्सचेंज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं प्राप्त होगा। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन हमको फाइंड नहीं होगा। लेकिन फिर मूवेबल एडियाबैटिक वाल्व में क्या होगा कि हम उसके तीन दीवारों को एडियाबैटिक कंसीडर करते हैं, फिक्स्ड वाल्व कंसीडर करते हैं, फिक्स्ड सरफेस मानते हैं, वहाँ तो हीट ट्रांसफर जीरो होगा। और एक हम उसके जो फोर्थ सरफेस होता है, जो अपर सरफेस होता है, उसको हम पिस्टन लगाते हैं वहाँ पे, तो वर्क ट्रांस पिस्टन क्योंकि मूव करता है इसलिए वर्क ट्रांसफर वहाँ जीरो नहीं होगा, हमको कुछ ना कुछ वर्क डन प्राप्त होगा। बल्कि हम एडियाबैटिक प्रोसेस में कंसीडर करने के लिए हम पिस्टन को एडियाबैटिकली इंसुलेटेड कंसीडर करते हैं, यानी किसी प्रकार का हीट एक्सचेंजेशन में नहीं लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पिस्टन हमारा क्या है, इंसुलेटेड है, यानी कि पिस्टन जो हमने बनाया हुआ है, पिस्टन जो लगाया है, वो किसी भी प्रकार की हीट को एक्सचेंज नहीं करेगा सराउंडिंग के साथ, इसलिए ये एडियाबैटिक पिस्टन को भी हम कंसीडर कर सकते हैं और कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी हीट ट्रांसफर जीरो होगा और इसके इधर भी हीट ट्रांसफर जीरो होगा, लेकिन वर्क ट्रांसफर जब मूवेबल पिस्टन हम कंसीडर करेंगे तो वर्क ट्रांसफर हमारा जीरो नहीं होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम देखते हैं कि वर्क डन हमारा क्या होता है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो है जिसमें पीवी के पावर एन इजिकल टू प्रेशर वॉल्यूम के पावर एन इजिकल टू कांस्टेंट होता है, पीवी के पावर एन वी के पावर एन इजिकल टू कांस्टेंट, यानी ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमने आपको बताया था पीवी के पावर एन इजिकल टू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हम कंसीडर करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस में इसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो एन होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस हम उसको एन इजिकल टू मानते हैं गामा, एन इजिकल टू मान लेते हैं गामा, वेयर गामा इजिकल टू होता है CP बाई CV, यानी स्पेसिफिक हीट रेशियो कहा जाता है। CP हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो इसके आधार पे यहाँ एन के स्थान पे जब गामा हो जाएगा तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम कंसीडर करें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जैसे हमने वर्क डन प्राप्त किया था उसी प्रकार से हम एडियाबैटिक प्रोसेस में भी वर्क डन कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, PdV होगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2, फ्रॉम V1 टू V2 होगा PdV के PdV। तो यहाँ यहाँ हमने मान लिया है कि गामा यानी कि इक्वल टू गामा होगा, यानी इंप्लाइज दैट अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन लें तो पीवी के पावर यानी इक्वल टू जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। और जब पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा यानी P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 के पावर गामा, यानी पीवी की पावर गामा की वैल्यू क्या होगी, P1 V1 के पावर गामा के बराबर होगी, P2 V2 के पावर गामा के बराबर होगी, P3 V3 के पावर गामा के बराबर होगी। इस प्रकार से P की वैल्यू निकालेंगे, आंसर में रखेंगे और आप आंसर प्राप्त करते चले जाएंगे, ठीक है। पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के। तो इस प्रकार से हम एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन प्राप्त करें तो वर्क डन जैसे वहाँ हमने प्राप्त किया है P1 V1 माइनस P2 V2 अपान n माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। या सिंपली अगर और भी डीपली हम इसको जानना चाहते हैं, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू हम जानते हैं कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन हम निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू देखिए दूसरा प्रोसेस जो इससे बुक में किया गया है, बुक में किया जाता है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV होगा, कहाँ से, V1 से V2 कंसीडर करेंगे, W इज इक्वल टू मान लेंगे। अब P की वैल्यू पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गए, यहाँ से हम मान लेंगे कांस्टेंट C है, तो C अपान V के पावर गामा हो जाएगा। P बराबर अगर निकालेंगे तो P बराबर यही होगा ना, P बराबर यहाँ कांस्टेंट K मानते हैं, तो K अपान V के पावर गामा होगा, ऐसा होगा, तो यहाँ कंसीडर कर लो, V1 2 हो जाएगा, V2 P के स्थान पे K अपान V के पावर गामा इंटू DV कंसीडर करेंगे, इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू निकालेंगे, K आपका कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, V के पावर गामा हो जाएगा तो V के पावर माइनस गामा
प्लस 1 हो जाएगा अपान माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ये हो गया V1 टू V2, इंटीग्रेशन हमने कर दिया, के बाहर करेंगे 1 अपान V के पावर गामा का इंटीग्रेशन आप कर देंगे तो हो जाएगा V के पावर माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा अपान माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से V1 टू V2 आप ले लेंगे, इंप्लाइज दैट यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा K अपान 1 माइनस गामा होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा V2 के पावर 1 माइनस गामा, यही ना, माइनस हो जाएगा V1 के पावर 1 माइनस गामा की, ऐसा हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जब ये मिलेगा तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू हो जाएगा कि अपान गामा माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस साइन यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी V1 के पावर माइनस गामा, ये माइनस गामा है तो गामा माइनस 1 हो जाएगा, गामा माइनस 1 माइनस नहीं V1 के पावर हो जाएगा 1 माइनस गामा माइनस हो जाएगा V2 के पावर 1 माइनस गामा के। ठीक है ना, देखिए माइनस साइन कॉमन करेंगे, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू हमको मिल जाएगी कि अपान गामा माइनस 1 V1 के पावर 1 माइनस गामा माइनस V2 के पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, तो बट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ कंसीडर कर लेंगे, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं आप। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हम जानते हैं, Pv के पावर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इम्प्लाइज दैट हम कर सकते हैं ऐसा, P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा इज इक्वल टू K मान सकते हैं, या इम्प्लाइज दैट अगर आप करें तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा K अपान V1 के पावर गामा, या हम इसको लिख सकते हैं K V1 के पावर माइनस गामा, K V1 के पावर माइनस गामा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू K V2 के पावर माइनस गामा के, लिख सकते हैं K V2 के पावर माइनस गामा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से W इज इक्वल टू जब निकालेंगे आप, W इज इक्वल टू होगा तो K का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ देखिए इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस 1 अपान गामा माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा K V1 1 माइनस गामा है तो V1 1 माइनस गामा को लिख सकते हैं V1 इंटू V1 के पावर माइनस गामा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस K V2 इंटू V2 के पावर माइनस गामा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए K V1 के पावर माइनस गामा को हम क्या लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा W इज इक्वल टू 1 अपान गामा माइनस 1 होगा, K V1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं, K V1 के पावर माइनस गामा को हम लिख सकते हैं P1, हो गया P1 V1 माइनस P2 V2, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1। ऐसे हम निकाल सकते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन, समझ रहे हैं ना, वर्क डन फॉर ए क्लोज सिस्टम। हम एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से हमको वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में मिल जाता है। और भी हम इसको और भी P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1 वर्क डन हमने प्राप्त किया है, और PV इक्वल टू RT वाला इक्वेशन लगा के भी PV इक्वल टू RT वाला इक्वेशन लगाएंगे तो हम यहाँ से कर सकते हैं P1 V1 इक्वल टू RT1 P2 V2 इक्वल टू RT2, PV इक्वल टू जैसे RT होता है उसी प्रकार से हम कह सकते हैं P1 V1 इक्वल टू हो जाएगा RT1 P2 V2 इक्वल टू RT2। इस प्रकार से वैल्यू रख के भी हम इसको और भी यानी चेंज कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं RT1 माइनस RT2 अपान गामा माइनस 1, या R कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा R अपान गामा माइनस 1, ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस T1 माइनस T2 के। ठीक है, इस प्रकार से भी वर्क डन हम प्राप्त कर सकते हैं फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आज हमने आपको वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताया। वर्क ट्रांसफ़र हमने पिछले वीडियो में वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताया था, और आज हमने आपको वर्क डन फॉर वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस हमने आपको बताया, वर्क डन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस हमने आपको बताया, वर्क डन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। हमने आज आपको वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन के बारे में हमने आज आपको डिस्कस किया, बताया। हमने आपको दिखाया कि वर्क डन, हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि वर्क डन जो होता है वो होता है एरिया अंडर पीवी डायग्राम।
पीवी डायग्राम के अंतर्गत जो एरिया हमको मिलती है वही हमारा किसी प्रोसेस के लिए वर्क डन कहा जाता है। जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने आपको दिखाया कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम, तो हमने देखा एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या मिलता है, रेक्टेंगुलर ABCD की जो एरिया हमको मिलती है वही एरिया हमारी क्या होती है, वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है। तो हमने वहाँ आपको दिखाया, ठीक है। इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने आपको दिखाया कि वर्क डन हमको 0 प्राप्त होता है क्योंकि एरिया अंडर पीवी डायग्राम हमको 0 मिलता है। पीवी डायग्राम में एरिया हमको मिलती नहीं है, इसलिए वर्क डन हमारा 0 होता है, ठीक। फिर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में फिर हमने आपको दिखाया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन हमारा कितना होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने वर्क डन आपको दिखाया कि जो वर्क डन W इक्वल होता है P1 V1 log V2 बाई V1 होता है, या P1 V1 को अगर हम RT में चेंज कर दें तो RT करके भी हम निकाल सकते हैं, RT log V2 बाई V1 भी कर सकते हैं। P1 V1 को RT1 मान लेंगे तो RT1 log V2 बाई V1 इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस हम ले रहे हैं, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो PV के लिए भी RT होगा, तो P1 V1 के लिए भी RT होगा, P2 V2 के लिए भी RT होगा। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो RT log V2 बाई V1 भी हो सकता है, जैसा बुक में आपके किया गया होगा, बुक्स जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपको दिखाया गया, ठीक है। हमने आपको P1 V1 log V2 बाई V1 भी किया है। हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 बाई P2 की वैल्यू V2 बाई V1 के बराबर होती है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वर्क डन हमारा क्या होगा, P1 V1 log P1 बाई P2 के बराबर भी होगा, ठीक है। इसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ने से पहले हमने आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन प्राप्त कराया। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमने बताया कि वो प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक वो प्रोसेस है जिसमें हम पीवी के पावर, जो इक्वेशन पीवी के पावर यानी इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करता है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहा जाता है। तो पीवी के पावर यानी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इसके आधार पर हमने वर्क डन प्राप्त किया था। वर्क डन हमको मिला था P1 V1 माइनस P2 V2 के पावर P2 V2 अपान n-1 के, ठीक है। उसी के आधार पे हमने एडियाबेटिक प्रोसेस को कंसीडर किया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का n होता है वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा के इक्विवेलेंट होता है, और गामा की वैल्यू फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस गामा की वैल्यू होती है Cp बाई Cv के, गामा के बराबर होता है। गामा की वैल्यू होती है Cp बाई Cv के, यानी गामा को सिंपली हम कह सकते हैं कि द गामा इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, यानी स्पेसिफिक हीट रेशियो को हम गामा से डिनोट करते हैं। और गामा की वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के रेशियो के इक्विवेलेंट होती है। तो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू हो जाता है कांस्टेंट के, इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू K अपान V के पावर गामा, इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। जैसे हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन प्राप्त किया था P1 V1 माइनस P2 V2 अपान n-1, तो उसी को हमने यहाँ लगा के P1 V1 माइनस P2 V2 n के स्थान पे हमने गामा रख दिया, गामा -1 कर सकते हैं। सिंपली हमने इसको डेरिवेटेड फॉर्म में इस प्रकार से किया क्योंकि हम जानते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन हम ऐसा जानते हैं पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्योंकि जब हम आइडियल गैस को एडियाबेटिकली एक्सपैंड करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपैंड, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को एडियाबेटिक एक्सपेंशन करते हैं, यानी आइडियल गैस इक्वेशन का जब हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन करते हैं तो हमको रिलेशन मिलता है पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये रिलेशन हमको प्राप्त होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। तो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये रिलेशन हमको मिलेगा। तो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी कि P1 V1 पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू होगा P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, सबकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी। तो इसके आधार पर हमने निकाला। हम जानते हैं वर्क डन का फार्मूला हमको पता है, पीछे हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या है, V1 टू V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो V1 टू V2 हो जाएगा PdV के, V1 टू V2 हो गया, P की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, K अपान V के पावर गामा होगा रखा यहाँ से, फिर इसको इंटीग्रेट किया, वैल्यू हमको मिल जाती है K अपान गामा -1 V1 के पावर 1 माइनस गामा माइनस V2 के पावर 1। यहाँ देखिए माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो V1 के पावर 1 माइनस गामा होगा, V2 के पावर -1 माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 माइनस गामा था, माइनस कॉमन कर दिया तो गामा -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हमको मिल जाएगी इस प्रकार से। बट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हम जानते हैं कि पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, सबकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू K अपान V1 के पावर गामा, यानी K V1 के पावर माइनस गामा। इसी प्रकार से P2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं K V2 के पावर माइनस गामा लिख सकते हैं। तो K V1 के पावर माइनस गामा को हमने मान लिया P1 है, K V2 के पावर माइनस गामा को P2 मान लिया, वैल्यू हमारा ये आ गई P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा -1 जो हमने यहाँ प्राप्त किया था, ठीक है। इस प्रकार से हम वर्क डन फॉर वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस जान जाते हैं, पता हो जाता है हमको कि वर्क डन फॉर वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेस में हमको क्या मिलता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस बताएंगे। एक आध प्रोसेस और जो रह गए हैं उनके बारे में हम वर्क डन का डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक ना। वैसे हमने आपको डीपली सारी चीज़ें बताई हैं, पिछले वीडियो में भी सारी चीज़ें आपको बताएं। पिछला वीडियो जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए पिछला वीडियो पढ़ना आपके लिए ज़रूर
आवश्यक है तो एक स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, कंफ्यूज लगे, वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट करिएगा तो उसके आधार पे हम आपको उसके बारे में डिराइव करके बताएंगे, ठीक है। और इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। आप देख लेंगे उसको। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत ही सावधानी के साथ इसको पढ़िए और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, लाइक करिए और व्यू जितना ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आप इसको देखें, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।